शायद ही ऑफिस लाइफ में कुछ लोग अपने सीनियर्स की चमचागिरी करने में लगे होते हैं। मेरी ऐसी आदत नहीं है। उनके बीच कैसे अपनी जगह बनाऊं एज जूनियर एम्प्लॉय। ये हुई ऑफिस से रिलेटेड। बाकी घर परिवार, सास ससुर, पति, देवर जेठ, देवरानी जेठानी, देवर नंद, पड़ोसने, साथ ही हमारे स्टाफ मेंबर जैसे इसमें है, सभी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ पॉजिटिव हम सबकी लाइफ में है। तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे शेयर करता है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर दिए गए मेरे सॉल्यूशंस के ज़रिए उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो अब तक नहीं सुलझ रही थी, वो सुलझ रही हैं और वो शेयर कर रही हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज। तो ये है चैनल आओ बहन बातें करें, जहाँ पर है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनके रियल लाइफ सॉल्यूशंस और उनसे ओवरकम करने के रियल लाइफ स्टोरीज। तो चलो आज इस एपिसोड 83 के सारे 132 प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। देखो, अब ये जो चमचागिरी वाला क्वेश्चन था, इसका सीधा सा हिसाब है। अगर एक आदमी चमचागिरी के ज़रिए नौकरी करना चाह रहा है और दूसरा आदमी मेहनत के ज़रिए, तो चमचागिरी वाला जहाँ पे ऐसा बॉस मिल गया जिसको ये चीज़ नहीं पसंद, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन एक मेहनत वाला, वो चमचागिरी पसंद वाले बॉस के साथ भी काम कर लेगा और सादे वाले के साथ भी। तो आप एक गुड पोजीशन में हो। रही बात ये कि आपकी जगह उनके बीच में कैसे बनेगी, आपकी जगह बनाएगा आपका काम। जस्ट अपना अच्छा काम कैरी ऑन करो। नहीं आती चमचागिरी, इट इज़ ओके। मुझे भी नहीं आती, चल जाता है काम उसके बिना भी। ठीक, तो आपकी जगह आपका काम बनाएगा। उन्हें जो करना है करने दो, आप अपने काम से अपनी पहचान बना लोगे। Your audience knows what you use, but is it really worth it? Do you really see some changes in your skin health? Is it beneficial? And should we try the additional products too? It मतलब ये क्योर स्किन के बारे में पूछ रहे हैं, उस ऐप के बारे में कि जिसके मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो देखो, बेनिफिशियल है या नहीं है, या फिर फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा। लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, आप मेरी 2-3 साल पहले की वीडियो उठा के देख लो, मेरा फेस, और अब देख लो, तो फर्क तो है ना। अब इसमें से कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि आपको फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो आप अपना 1-1.5 महीना जब ट्रीटमेंट ले लोगे, उसके पहले की और बाद की उनको पिक्चर्स दिखा सकते हो। क्लिक करके रखो, ऐप में तो रहती है, अपनी भी क्लिक करके रखो, अपनी भी तसल्ली रहती है। एक बात है कि सारी चीजें जितनी भी हैं वो आपको डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड है ना। तो जो किट आपको प्रोवाइड कराई गई है, कस्टमाइज्ड आपके लिए प्रोवाइड कराई गई है, तो फिर अगर उसमें वो कुछ एडिशनल भी भेजते हैं, तो अगर हम किसी स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, तो भी अगर वो बोले कि भाई इतना तो हो गया फर्क, और इससे आगे मैं ये एक और ट्यूब बताऊंगा या बताऊंगी, इसको आप और ले लो, या ये वाली खाने की टैबलेट और ले लो, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, तेजी से होंगी। या फिर इससे आगे के स्टेप में यही आता है, तो हम लेंगे ना उसके कही अनुसार। तो सेम चीज है। अब मेरे अंडर आई सर्कल्स इतने सीवियर थे, स्टार्टिंग में मेन इनका टारगेट उसी पे था, लेकिन जब कम हो गए तो अब डिटेक्ट करने में वो ना के बराबर आते हैं, क्योंकि एक हॉलोनेस अलग है, लेकिन जो स्किन का कलर डिस्कलरेशन था वो बहुत हद तक कम हो गया। तो फर्क जब इतने लोगों को पड़ रहा है, तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा, आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। और स्किन में जो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, या आपको कुछ स्टेप्स लेने के लिए बोल रहे हैं, वो डॉक्टर, उनके एक्सपीरियंस, उनकी एज, उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल सब कुछ ऐप में मेंशन रहती है, तो आप उन पे बिलीव कर सकते हो। दूसरी चीज, मंथली कंसल्टेशन आपको मिल जाता है। इस बीच में भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हमेशा असिस्ट करने के लिए ऐप अवेलेबल है, आपकी बात हो जाएगी वहां पर, अगर आपको बीच में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक, हमेशा रिस्पॉन्स मिलता है, व्हाट्सएप पे उनको करो, सीधे रिस्पॉन्स आएगा। और साथ में मंथली कंसल्टेशन तो आएगा ही, डेट प्रॉपर मेंशन करके दी जाती है, कब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, देन कब आपको डॉक्टर से बात करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर रिपोर्ट आपको बना के देते हैं। साथ ही आपको मिल जाता है डाइट प्लान, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ क्रीम लगा रहे हैं अपने मुंह पे, साथ ही हम खाते जा रहे हैं जंक फूड या पानी कम पी रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही चीजें जो सही होंगी, तब स्किन पे ठीक ठाक फर्क नजर आता है। और स्किन ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आती रहती है, इवन बीइंग हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, इवन पिलो कवर टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, यहाँ तक भी आता है। कोई भी दूसरा स्किन केयर ब्रांड इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। आपको डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनकी सबसे बड़ी बात कि उनकी क्वांटिटी काफी अच्छी है, वरना इतने पैसों में या तो 1-2 प्रोडक्ट ही मिलेंगे, या फिर क्वांटिटी उनकी बहुत कम होगी। आपको फ्री डाइट प्लान मिल रहा है, आपको फ्री
वाटर इनटेक रिमाइंडर मिल रहा है, आपको फ्री स्किन केयर टिप्स मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम एक्चुअली मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको मिल रही है वहां पर मंथली चेकअप, स्किन एनालिसिस, डॉक्टर से डायरेक्ट बात, ये सारी चीजें मिल रही हैं। 3 महीने जो किट चलती है उसके पैसे हैं 1600 रुपए, लेकिन अगर आपको 3 से 4 हफ्ते में गारंटीड रिजल्ट चाहिए तो आप 2100 रुपए वाली किट ऑप्ट करना, उसमें भी और पैसे कम कराने हैं तो सुनीता 100 मेरा कोड यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको अप्लाई करना कोड में, तो फिर आपके 100 रुपए और किट के पैसों में कम हो जाएंगे। क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। डू गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट, मैम मेरी सास मुझसे बात नहीं करती, छोटी छोटी बातों को नेगेटिव में लेती हैं, उनके इशारे पर पूरा घर चलता है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा दहेज का पूरा जेवर ले लिया मुझे बिना बताए, पता नहीं क्या कि अब मांगने पर कलेश करती है, और प्लीज़ मैम गाइड मी प्लीज़, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। देखो, अगर बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई लड़नी है तो उसको स्त्रीधन कहा जाता है, जो शादी में जेवर मिलता है, आप उसको कानूनन ले सकती हो, जितनी मुझे जानकारी है ना। किताबें नहीं पढ़ी कानून की, लेकिन जितना मैंने टीवी के ज़रिए या फिर जो प्रैक्टिकल 1-2 केसेस हुए हैं जिनके डिवोर्स के, उनके ज़रिए पता लगा है, तो उस पर चाहे औरत तो कानूनी हक अपना जता सकती है, ले सकती है। लेकिन पर्सनल उसमें कहूँ, उन्होंने चढ़ाया था, वापस ले लिया, तो मैं तो नहीं जाऊँगी लेने, अगर वो नहीं भी देते, चाहे फिर मेरे पास एक कान का झुमका बचे या वो भी ना बचे, तो इट इज़ ओके, है ना। बात वो होती है कि लेकिन जब माँ बाप इस तरीके से आपसे सब कुछ खींच लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका मुंह नहीं है कल को उन्हें ज़रूरत पड़े तो आपसे कुछ कहने की, वो वाली बात है। तो वो चीज़ें जाती हैं साथ में, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अनकही सी एक डील होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर सारा घर उनके इशारे पर नाच रहा है और आप अलग हैं, तो आपकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। एटलीस्ट आपके पति आपके साथ होने चाहिए थे, तब आप उनसे पूछ सकती थी। और पैसे या जेवर आपसे बिना बताए उन्होंने कैसे ले लिए, तो उनके पास ही रखे थे या आपकी तिजोरी में से ले लिए। तो कहने का मतलब, इस कंडीशन में अगर करना चाहो आर पार की लड़ाई, तो होने को बहुत कुछ हो सकता है। छोड़ना चाहो, जस्ट लीव इट, मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, अपना वो कैरी करो, और आगे जो लाइफ पड़ी है, जितना पहनना है, लगे मेहनत करके बना सकते हो बना लो, नहीं बना सकते आर्टिफिशियल पहन लो, भाड़ में गया जेवर। जिनके पास जेवर नहीं होता आगे लाइफ नहीं चलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जेवर मुझे नहीं लगता भाई, जिनके ये है कि बच्चों की शादी में ही चढ़ाना है, कुछ और है, उनके तो काम का है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कुछ खास फ़ायदे वाला लगता नहीं। तो अगर उनका चढ़ाया हुआ था और उन्होंने ले लिया, तो बस आपके दिमाग में एक अटैचमेंट है उस जेवर से, उसको छोड़ दो तो ज़्यादा सुखी रहोगी। बाकी अगर लेना ही है, नहीं छुट रहा जी से, तो कानूनन रास्ता है, पर उसमें ही कौन सा वो फ्री में दे देंगे। बात तो ये है ना, इतने पैसे वहाँ लगा के जेवर ले भी लोगे, अगर है 10-20 लाख का तो बात अलग है, फिर तो लगा लो, लेकिन है ही अगर 2-4-6 लाख का, तो फिर जाने दो। नेक्स्ट, मेरा भाई 15 लाख रुपए हार गया क्रिकेट के सट्टे में। मेरे बाबा के अकाउंट से निकाल कर यूपीआई के थ्रू। मेरे बाबा की एज 80+ है और भाई की एज 25 साल है। बाबा को अभी तक मालूम नहीं है उनके अकाउंट से पैसे गायब हैं। बताओ, शादी के लिए पैसे रखे गए थे और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएं। हिम्मत नहीं हो रही बाबा को बताने की, ऐसा हुआ 3 दिन से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, खाना छोड़ के रात में नींद नहीं आ रही है, भाई भी बहुत डिप्रेशन में है, कुछ कर ना ले और बाबा को कहीं कुछ ना हो जाए। बाबा को बहुत सदमा लगेगा, उम्र भी हो गई है उनकी, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखो, एक तरीका तो ये है कि अभी आप बाबा को बताओ मत, भाई को जितना आपने कहना होगा कह चुका होगे, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है ना। तो उसको ये बोलो कि भाई इस घटना से सबक लो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। जब तक वो शादी के लिए अगर पैसे रखे थे, तो जब तक शादी की बात आएगी नहीं, तब तक वो पता नहीं चलेगा उनको, है ना। और भाई में भाई कोशिश करो कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आए, मेहनत करके अपने पैसे कमाना शुरू करे, लाइन पे आ जाए, सट्टेबाजी वगैरह छोड़ दे। अगर ये कर लेता है तो जब बाबा को थोड़े दिन बाद बताओगे, तो कम से कम ये है कि एक कहानी तो होगी आगे की सुनाने के लिए कि ये इस वजह से इतना गिल्ट में गया कि लेकिन देखो अब बिल्कुल बदल गया। तो गलती हो गई, वो आपका डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब आदमी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता और सार्वजनिक बेइज्जती हो रही होती है, तो जो इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि सट्टे में 15 लाख रुपए
बिना बताए अपने घर के बुज़ुर्ग के लगा सकता, वो है तो दिमाग से कहना चाहिए। मेरे को तो समझदार लगा नहीं वो सुनने में। 25 साल का है, लेकिन 25 साल भी इतनी छोटी उम्र नहीं होती। और आजकल तो बच्चे 15-16 साल में ही ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो 25 साल का है वो, शादियां हो जाती है 25-26 में, बच्चे हो जाते हैं। अगर हम बैठे ना हो करियर की चिंता में, तो एक वयस्क आदमी है वो, कोई बच्चा नहीं है। और उसने ये हरकत करी है तो समझदार तो वो नहीं है। लेकिन अगर इस झटके के बाद वो समझदार हो जाता है तो समझो आपने 80 लाख में अपना भाई कमा लिया। तो उसे बस इस टाइम पे यही है कि बाबा को फ़िलहाल मत बताओ, उसे बोलो कि चेंज हो जा। आज से कसम खा ले कि भाई आज से कितना भी लुभावना लगे, इस तरीके का शॉर्टकट तो नहीं लेगा। लेगा तो अपनी कमाई से कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। दूसरे की कमाई तो लेनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तो उसने करी है, लेकिन आपका भाई कर सकता है ये चीज़। जो एक बेवकूफ़ी कर सकता है वो दूसरी भी कर सकता है, कि अपने आप को कुछ कर ले। तो उसे आपको कॉन्फिडेंस में लेके जस्ट यही कहना है कि अब चेंज हो, मेहनत का रास्ता पकड़, कमा खा कुछ दिन, ताकि बाबा को बताने के लिए तेरी शक्ल दिखाने लायक हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, है ना। जोर तो देखो पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी कमाई किसी की जाएगी, लेकिन हो सकता है जब इस तरीके से बात बताओ तो बाबा झेल जाएं। एक और आया स्टाफ से, मैम मैं टीचर हूँ, मेरे स्कूल में हेडमास्टर और सहायक हर बात पर मुझे टॉन्ट मारते हैं। वह लोग मुझे अकेला देखकर नीचा दिखलाते हैं। सब लोग उनकी साइड हैं। जब कोई ना हो तब वो लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, फिर लोगों से कहते हैं मैंने कहा ही क्या। तो जब वो आपको कुछ कहते हैं उसी टाइम पर आप भी तो कह दिया करो। अगर उनके कहे का कोई गवाह नहीं है तो आपके कहे का ही कौन गवाह है। मैम मैं बहुत परेशान हूँ, इसी में जोड़ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। अभी मैं कुछ सालों तक ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहती ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। मैं क्या करूँ? उन लोगों को जवाब नहीं दे पाती क्योंकि पहले उन लोगों ने मेरी हेल्प करी थी और अब हर बात पर कहते हैं हमने हेल्प करी। तो जब ऐसे हो जाए ना कंडीशन, तो आपको अपने उस गिल्ट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो आप उन्हें उनका वो टाइम याद दिलाओ कि आप वही हो ना जिसने मेरी इतनी हेल्प करी थी और आज आपने मेरा जीना हराम कर रखा है, क्यों? अपनी अच्छाई को याद करो ताकि जब हम अलग हो जाएं तो मैं आपके उसी रूप को याद करूं। आपने अपने सारे पिछले करे हुए पे पानी फेर दिया सर, ये कह सकते हो आप। अगर किसी ने आपकी भलाई करी है और अब वो इतना बुराई पे उतर आया, पहले तो उस रीज़न को एक्सप्लोर करो कि ऐसा बीच में हुआ क्यों। अगर आपकी गलती है उसे सुधारो, बात करके, माफ़ी मांग के। आपकी गलती नहीं है, कीड़ा वैसे ही उछल रहा है कि भैया कर रहे हैं, उसके बाद सडनली कि हम क्यों करें, और फिर एंटी हो गए। तो वो वाली चीज़ है। तो आप उनकी पुरानी अच्छाई को उनको याद दिला सकती हैं, यही कह के कि आपने सर इतना करा मेरे साथ, मैं हमेशा आपकी ग्रेटफुल रही, लेकिन अब जो आप कर रहे हो वो सारा पिछले पे आपने पानी फेर दिया। अब मुझे आपकी ये वाली याद ज़्यादा रहेगी उससे ज़्यादा। तो जहाँ तक इतना करा था ऐसे ही चलता रहता, सही चल रहा था, मैं भी खुश थी, आप भी खुश थे। इस तरीके से करके कोशिश ये करो कि ठीक हो जाए। क्योंकि स्टाफ में जो मैंने पहले कहा कि जवाब जब वो दे रहा है, वो भी देने को हर कोई दे सकता है। चलो आप कह रहे हो आपसे जवाब दिए नहीं जाते, मान लो मैं अपने ऊपर हूँ कि जवाब मैं दे दूँगी सबको, लेकिन एक तनाव का माहौल क्रिएट हो जाता है, उसमें फिर काम करना बेकार सा लगता है। अच्छी बात यह है, चाहे परिवार हो या घर हो, तनातनी ना हो वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि या तो ऑप्शन ये हो कि भाई इससे हमारी बिगड़ गई, फिर हमने इससे कट ऑफ कर दिया, अब हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, अपने शांति वाले प्लेस में काम करेंगे। लेकिन एक स्थिति ये है कि हम जा भी नहीं सकते, है ना, और रहना भी वहीं है, शक्ल भी उसी की देखनी है, और फिर हमने कलेश भी कर रखा है, हमने किया या उसने किया, ये एक बात है। तो उसमें यही होता है कि फिर भाई ज़िंदगी हो जाती है दूभर। तो उस टाइम पे भलाई इसमें है थोड़ा सा अगर खुद को झुकना पड़े, है ना, अपनी गलती मान के या फिर बिना माने, जस्ट ये है कि उनकी बातों को माफ़ करके अगर स्थिति नॉर्मल पे ला सको तो वो बेस्ट रहेगा। जितने साल भी रहना है आपको वो आराम से कट जाएंगे। नहीं तो नौकरी ऐसी है हम लोगों की कि अगर कोई झगड़े वाले में आ जाए ना, आप काम नहीं कर सकते। हमारी क्या, हर एक डिपार्टमेंट की है। आपको जहाँ बैठ के काम करना है, अगर वहाँ पे कोई आपकी लगातार एंटी में बात करने में, कलेश में, या आपका लूज़ पॉइंट ढूंढने में, या इस तरीके के हिल्लों में लगा पड़ा है, आप कर ही नहीं पाओगे काम। तो बेस्ट ये है मेरी सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर हो सकता है कुछ करके, सब्र का घूंट पी के, थोड़ा सा अपने टोन को ठीक करके, या
जिस बात से उनको प्रॉब्लम है उस बात को एक किनारे करके छोड़ के अगर चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, अपनी तरफ से 110% कोशिश करो चीज़ें ठीक करने की। पंगे लेके जीतो चाहे हारो, मेंटल पीस की बैंड बजनी तय है, तो उसको अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। वैसे सही करने की कोशिश करो। एक इन आईडी से बार बार आता है, ये कई बार पूछती हैं कि हस्बैंड ऑनलाइन होते हुए भी इनका जवाब नहीं देते तो क्या करूँ। उनका ही मैंने कहा था कि भाई हो सकता है बिजी हो, या हो सकता है उन्हें पता हो आप क्या कहने वाली हो, ये भी हो सकता है। अब फिर आया है कि दी हस्बैंड बात ना करें तो क्या करें। नहीं कर रहे बात, आप करते रहो, सुनेंगे तो। नहीं सुन रहे, आपको तसल्ली हो जाएगी मैंने कह दिया। आपको कौन सा उन्हें मैथ का कॉन्सेप्ट समझाना है जो समझ नहीं आएगा, या सुनेंगे नहीं तो सवाल हल नहीं होगा। एक तसल्ली चाहिए होती है कि हाँ हमने कह दिया। अगर उसमें से 10 बातों में से 2 भी उन्होंने सुन ली, इंडियन वुमन पता होता है कि भाई मेरा पति कितना सुन रहा है। थोड़े से शुरुआत कर लो, है ना। अपने बात करने के तरीके पे गौर करो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं सुन रहा, कुछ कमी आपके बात करने के तरीके में ही हो। पिन पॉइंटेड बात करो, 4 लाइन की जगह 2 लाइन का यूज़ करो, क्या पता चीज़ें काम कर जाएं। उन्हें जो पसंद है उस टॉपिक पे बात कर लो, मत अपने टॉपिक छेड़ो। जब वो सुनने लगें तब कभी अपना भी बात कर लेना। तो थोड़ा माइंड लगाओ कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, अपने आप आइडिया आ जाएंगे। नेक्स्ट, हाय दी, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहती हूँ। इन लॉज बहुत परेशान करते थे इसलिए अलग होना पड़ा, जबकि घर से बाहर भी उन्होंने ही किया। उसके बाद मैंने जॉब कर ली, जॉब करके सिलाई करके अपने हस्बैंड की हेल्प की, तब उन लोगों ने साथ नहीं दिया। पर फिर भी हस्बैंड वहाँ जाते हैं, सबसे बात करते हैं, जबकि ससुराल वालों का कहना है मेरे हस्बैंड से बात करेंगे, मुझसे नहीं, ना ही कोई हक देंगे। मेरे हस्बैंड हेल्प मुझसे मांगते हैं, हर बात पर गाइडेंस अपने भाई और पापा से लेते हैं। मेरे 2 बेटे हैं ऑपरेशन से, मुझे और बच्चों को देखने ससुराल से कोई भी नहीं आया, वो भी हस्बैंड को नहीं दिखा। हस्बैंड का कहना है तुम लोगों का छोड़ दूंगा पर मेरी फैमिली नहीं, वहाँ जाऊंगा भी और तुम्हें हक भी नहीं दिलवाऊंगा, रहना है तो रहो। वो पढ़े लिखे भी हैं नहीं हैं, मैंने बीएड कर रखा है, पर बिल्कुल कदर नहीं कि ना इन लॉज ने ना हस्बैंड ने, पर पैसे चाहिए हों तो मुझसे मांगते रहते हैं। अब ये कलेश है ना भाई। आप जो भी मांग रही हो अपने बच्चों के लिए काम आएगा जो भी है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा और सीधे कह रहे हैं कि जी रहना हो तो रहो, नहीं तो नहीं रहो। तो ये बातें अगर एक्चुअल में हो जाएं तो क्या वो झेल जाएंगे? क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रही हो इमोशनली भी और पैसों से भी, है ना। तो आपके हस्बैंड जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि आप उन्हें छोड़ के तो जाओगी नहीं, है ना। और तो वो आपको इज्जत मिले ना मिले वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। एक बात इसमें और है, आपको अगर इज्जत नहीं मिल रही तो भी वो अपने परिवार से जुड़े रहेंगे। ये बात तब भी हो सकती है जब वो आपसे अच्छी तरह जुड़े हुए हों। मतलब आपको वो पत्नी के तौर पर बिल्कुल दिलो जान से प्यार करते हैं, सब कुछ है, आपके और उनके घर वालों की नहीं बन रही, तब भी वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हो आपके बच्चों तक में कोई नहीं आया, ना देखने ना कुछ और, ये हाई पॉइंट है। बच्चे से केवल आपके नहीं, ये तो हर आदमी को लगता ही है कि यार मेरे बच्चों को देखने मेरे माँ बाप या मेरे घर से कोई नहीं आया। तो वो बिल्कुल भाई वो श्रवण कुमार हैं, वो हस्बैंड मटेरियल हैं नहीं। तो आप क्या कर सकती हो कि जब उनको सपोर्ट करने की बात आए तब आप भी, जैसे वो कह रहे हैं ना कि मैं तो वहाँ जाऊँगा ना तुझे तेरा हक दिलवाऊँगा, रहना है तो रहे, तो वो ये मैं रहूँगी और आपको जितना करना आप मैं उसी में गुजारा करूँगी, मैं कमा रही हूँ नहीं कमा रही हूँ, देना हो तो दो, नहीं तो हम तो बैठे हैं भूखे। आप भी उसी टोन में बात कर लो फिर। भाई सपोर्ट कहीं से लेके और खुद कर रहे हैं किसी और का, ये चीज़ गलत है। आपके साथ पूरे अच्छे से रहें, आपको भी भरोसे में रखें, वहाँ जाएं, मिलें, चलो ठीक है नहीं मिल रहे, मान लो उन्होंने अपने बच्चों को, मुझे जो समझ में आ रहा है वो उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन है नहीं ये चीज़ नॉर्मल, ये बड़ी बात होती है कि अगर मेरे बच्चों को देखना है, मेरे माँ बाप नहीं आए तो आदमी को भी बुरा लगता है, ऐसी बात नहीं है। बीवी तक का तो नहीं लगता बुरा कि मेरी बीवी से बात नहीं कर रहे, मुझसे कर रहे हैं, मैं जाऊँगा, ये तो होता है, नॉर्मल है। लेकिन बच्चों तक को नहीं कोई पूछ रहा और फिर भी जा रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही मातृ पितृ भक्त हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा उनकी तरफ से अपना मन पक्का करना होएगा, जो आप कमा रही हो वो अपने और बच्चों के नाम से इन्वेस्ट करो, तो खर्चा उठाओ। फिर मेरे पास भी आपको देने के लिए सपोर्ट नहीं है जब आपके लिए मेरे मन में कुछ नहीं है तो, है ना।
और ये जो धमकी है ना कि रहना हो तो रहो, पूछना चली जाऊंगी तो झेल लोगे, सीरियस हो, वर्ड मैटर करते हैं ये वाले जो बोल रहे हो। तो थोड़ा सा उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आप भी स्टेप बैक कर सकती हो इस चीज़ में, आपकी भी कोई इज्जत है। तो मैं हमेशा इस चीज़ की पक्षधर हूँ कि हमारे से संबंध नहीं है तो आप किसी को फोर्स ना करो कि वो अपने माँ बाप से संबंध तोड़ दे, लेकिन आपके साथ अच्छा बिहेव करें। बात ये है, बस इतनी सी बात रखो कि वहाँ जाओ मिलो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ठीक से रहो। जब मैं हर तरीके से आपका सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरे साथ ठीक से रहो, मेरी इज़्ज़त एटलीस्ट आप तो करो। वो नहीं कर रहे। और आप भी अपने मन से निकाल दो कि मेरे बच्चों में नहीं आए, क्योंकि जब आपके हस्बैंड को ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अकेले कुड़ते रहोगे, इस समस्या का हल कुछ नहीं होने का। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। एक चीज़ दिमाग में सॉर्ट रख लो कि ठीक है, मेरे घर में मेरा पति है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा, उनके परिवार वाले मेरे से रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लो और उस मुद्दे को छोड़ दो कि मेरे बच्चों में नहीं आए, इन्हें क्यों नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती दिखाओगे, अपना गृहस्थी ख़राब कर लोगे। और रही बात खर्चे की, सपोर्ट की, पहले अपना और अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। बचे कुछ तो देना, नहीं बचे कहना मैंने बच्चों के लिए जोड़ लिया, बस। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा देवर यहीं आके रहने लगा, बहुत कमीना है, फुल्ली टल्ली हो गई, खी मेरे बगल में लेट जाता है, कहीं रूम में आ जाएगा वो भी नाइट में। तब से मैं बात नहीं करती, खाना नहीं देती, बना देती हूँ बस, खाना भी नहीं मांगेगा, थोड़ी देर बैठेगा फिर चला जाएगा और मम्मी को बताएगा। फिर सासू मेरे पास फ़ोन कर भला बुरा कहती हैं, उनको सब पता है, फिर भी उसकी मानती है। एक ननद थी जो कम थी, अब ये आ गया दिमाग का दही करने। प्लीज़ दी कुछ बताइए। आप बिल्कुल सही जा रही हो अपनी जगह पे, जो ऐसी बदतमीज़ी करे उसको धर्म भी नहीं है, खाना पूछने का बना के रख दो, खाए ना खाए। और दूसरी चीज़, जो सास बुरा भला कह रही है ना, सास को एक बार कर दो फिट कि भाई इतने प्यारे हैं ना तो अपनी औलादें खुद संभाल ले। मैं अपनी इज्जत थोड़ी दांव पर लगाऊंगी तेरे लाडे सर के लाड़ लड़ाने में कि भैया खाना खा लो, भैया खाना खा लो, पता लगा भैया हम पे ही हाथ डाल रहे हैं तो भाड़ में जाए। जब बात अपनी इज्जत पे आ रही है कि दारू पी के टल्ली हो के बराबर में लेट रहा है, चप्पलें बजे ऐसे के, तो समझ में आ रही है। तो सास क्या कह रही है उससे ज़्यादा तो आपके पास है मसाला कहने के लिए। भाई संभाल अपने लाडे सर को, इसको पकड़, मेरे नहीं है लाड़ लड़ाने के, इसके कहना चाहिए फ़र्ज़ तुम्हारा है। तुम लिटाओ, अपने बराबर में लिटाओ, ज़मीन पे लिटाओ, गोदी में सुलाओ, कुछ करो, लेकिन मेरे साथ जैसे रहना है तरीके से रह ले, मैं बना के दे सकती हूँ बस। इससे ज़्यादा का मेरा फ़र्ज़ नहीं है, ना तुम मुझे फोर्स करो। अगर इससे ज़्यादा लाड़ लड़ाना है अपने पास रखो, लड़ाओ लाड़। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 13 साल हो गए, स्टार्टिंग से ही मेरे हस्बैंड की जॉब बाहर है। शादी की स्टार्टिंग में मैं 3 साल ससुराल रही। मेरे सास ससुर और नंद ने मुझे बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, हस्बैंड से डेली कंप्लेंट करती थी। लास्ट में हस्बैंड मुझे अपने साथ ले गए। अब 1 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई। मेरी सास मेरी देवरानी के साथ बहुत प्यार से रहती है, उसका सारा खर्चा भी उठा रही है, हमें कभी एक पैसा नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने भाई बहन में बाप के लिए बहुत किया, उसकी सारी गलती को इग्नोर करती हैं। मुझे बहुत फ़ील होता है, मैं उनसे कहूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो कहती है तुम देवरानी से जलती हो। अब तो और देवरानी और देवर भी सोचते हैं, मैं क्या करूँ। कहना बंद कर दो, सिंपल, होना कुछ नहीं है, चाहे कह के दीवार में सिर मारने जैसा है। कह के मर भी जाओगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन बड़ों के पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो कुछ भी गा देंगे अपनी बात करने को। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जेठानी के साथ जो ट्रीटमेंट था वो देवरानी के साथ क्यों नहीं है। या तो उसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होंगे या उसे ज़्यादा लाड़ लड़ा रहे होंगे, एक सा होता ही नहीं है ना। तो भाई इसमें पढ़ो मत, एक्सेप्ट कर लो। अगर ज़्यादा प्यार मिल गया तो भी चुपचाप ले लो, खुश रहो। दूसरी बहू कुड़ रही है उसके बीच में मत घुसो, क्योंकि तुम्हारे कहने से उसको प्यार भी नहीं करेंगे। और तुम्हें कम मिल रहा है, उस वाले हिस्से में आई हो तो भी एक्सेप्ट कर लो, चुप रहो, अपने में खुश रहो। जिसे ज़्यादा मिल रहा है उसको तुम कम नहीं करवा दोगी कह के। तो जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लो, इनके पास कोई जवाब नहीं मिलने का, कितना ही पूछ लो क्लियर कि ऐसा क्यों, वो पता नहीं क्या कह दें कैसा क्यों। तो इस चक्कर में पढ़ो मत। और जब पूछना बंद कर दोगी तो एटलीस्ट उनका तो दिमाग फिरा हुआ है ही, घर के बड़ों का। देवर देवरानी में जो ये आ गई एक नेगेटिविटी कि आप उससे जलती हो, एटलीस्ट वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है इन फ्यूचर जब सास ससुर ना हो
आपकी देवरानी जेठानी की तो बॉन्डिंग ठीक ठाक बनी रहेगी, तो परिवार के नाम पे कुछ तो रहेगा। नेक्स्ट, मैं मॉर्निंग और नाइट दोनों पर्सन हूँ, यानी मैं जल्दी उठ सकती हूँ, लेट नाइट में काम कर सकती हूँ। नवरात्रि के बाद से मेरा सारा रूटीन बिगड़ गया है, लाइफ जैसे ट्रैक पर से उतर गई है। कुछ भी करने का मन नहीं करता, नहीं बेटे को पढ़ाने का, बेटी को टाइम से खिलाने पिलाने का, सब कुछ डिसमिस सा हो गया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। डेली रात को सोच के सोती हूँ कल जल्दी उठूँगी, ये काम करूँगी, बट 4 बजे भी जाग जाऊँ तो भी उठना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे साथ में उठ जाते हैं, जिस वजह से कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई का काम नहीं हो पाता। बेटी अब दिन में ज़्यादा सोती भी नहीं, समझ नहीं आता कैसे घर के काम के अलावा अपना काम मेंटेन करके चलूँ। कभी ये भी सोचती हूँ बच्चे बड़े हो जाएँ तब स्टार्ट करूँगी, पर आपकी बात ध्यान आ जाती है, बच्चों के काम और चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। कभी कभी लगता है कहीं जीवन ऐसे ही ना बीत जाए, क्योंकि जो सोचा था आज तक एक काम भी नहीं कर पाई हूँ। अब तो बहुत डीमोटिवेटेड और हैवी फील करती हूँ। ज़िंदगी हुई जा रही है, बीत रहा है वक्त ऐसे, फ़िलहाल रहा हो बैठो सो रात जैसे। प्लीज़ मोटिवेट करो। इसमें आपके लाइफ में जो चल रहा है ना, जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद आ रहा है, वो बहुत बड़ा रोल उनका प्ले हो रहा होगा। डिस्टर्ब आप चल रही हो, इस वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। आप कितना भी सोच लो, लेकिन जब दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही होती है, डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है, टाइम मिलेगा भी तो काम नहीं कर पाओगे, ये हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर उन सब चीज़ों को मैं मानूँ कि आप ओवरकम कर गई हो, अलग से सोच रही हो, तो आपको टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करनी चाहिए, है ना। बच्चे जो हैं अगर वो उठ रहे हैं तो उनको, उनके लिए अदर एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती हैं जिसमें आप उनको लगा सकती हो। उसी कमरे के एक कोने में बच्चे खेलते रहें अपने सामान से, और दूसरी तरफ आप सिलाई करती रहो। ऐसे मैंने करा है जब मेरी बेटियां छोटी थी, तो पलंग वाले में इधर हिस्से में मशीन रख के बैठती थी और उस वाले हिस्से में इनको खिलौने इनके दे दिया करती थी। एसी चल रहा होता था, आराम से वो भी खेल रही हैं, आवाज़ें मेरे कान में पड़ रही हैं, मुझे एग्जैक्ट पता है क्या चल रहा है, शार्प चीज़ कोई होती नहीं थी, आराम से खेलती रहती थी और मैं यहाँ पर काम करती रहती थी। जैसे ही उन्हें ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ, रोका हाथ, उनका काम कर दिया। इस तरीके से आप काम करो। बाकी टाइम ब्लॉकिंग जो मैंने लास्ट लिव लाइफ ईजी वाले व्लॉग में बताई थी कि एक शेड्यूल होता है, अगर सुबह 4 बजे नहीं उठ पाए, सुबह का शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाया, कोई बात नहीं, सेकंड शेड्यूल जो होता है नाश्ते के बाद से लेकर लंच तक का, उसे कर लो। वो नहीं हो पाया, लंच से लेकर शाम की चाय तक का जो होता है उसे कर लो। तो अगर 4, 5, 6 ब्लॉक्स में से एक आध ब्लॉक बेकार भी हो गया, नहीं भी उठ पाए, तो भी बाकी के ब्लॉक्स में काफ़ी काम हो जाता है। राधे राधे दी। प्रॉब्लम तो बहुत रहती है, बट आपकी वीडियो से सॉर्ट हो जाती हूँ। दूसरों की प्रॉब्लम देख के अपनी प्रॉब्लम छोटी लगती है। आज एक प्रॉब्लम में क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। 10 साल हो गए हैं शादी को, 2 बच्चे भी हैं, 4 साल के और 1 साल का। ओल्ड मैरिड लाइफ सिर्फ मेरे सेक्रीफाइस से चल रही है। 1 ईयर ओल्ड मैरिड लाइफ सिर्फ मेरे सेक्रीफाइस से चल रही है। मेरे हस्बैंड अकेली औलाद हैं अपने पेरेंट्स के, वो कुछ नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का, नेचर बहुत रूड है, हमेशा से मेरी हर कदम पे मुझे नीचा फील कराया। MCOM BEd हूँ, बट मुझे कुछ नहीं करने दिया आज तक। आज बात है कि मैंने उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनी, वो अफेयर में है किसी के साथ। जिसका हस्बैंड नहीं है उसे अपने आप को अनमैरिड बता रखा है। मैं पजल्ड हूँ, क्या करूँ। मैं के नहीं जा सकती, पापा नहीं हैं, ये पहले भी हो चुका है, मैं एडजस्ट कर जाती हूँ। प्लीज़ कमेंट में जवाब दे देना दी। आप वीडियो बाद में आएंगे आपकी, प्लीज़ मैं क्या डिसाइड करूँ, क्या रिएक्ट करूँ। जो रिकॉर्डिंग सुनी है उस नंबर पे फ़ोन करके पहले तो उन बहन जी को बताओ कि जिनसे इश्क लड़ा रही हो वो शादीशुदा हैं, मेरे बच्चों के बाप हैं। पहला काम तो करो ये। और दूसरा, उन बच्चों के बाप को बताओ कि भाई काम वाम तो तुमसे हो नहीं रहा, खर्चे तुमसे उठाए नहीं जा रहे, नौकरी के एग्ज़ाम तुमसे क्लियर नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर है उसको ही पकड़ लो। कम से कम एक पत्नी व्रता वाला कुछ तो ढंग का कर लो कि हाँ जी, अब ये इनकी यही कमी और बची थी, इधर उधर मुँह मारना। तो ये छोड़ ही दो, उन्हें भी कड़े शब्दों में बदतमीज़ी से ही बोलो, उनके साथ भी एक बार को। तो इस टॉपिक पे तमीज़ का कोई मतलब नहीं होता। आदमी तमीज़ अपनी खो चुका है। जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कूदता है ना, तो वो अपमान झेलने का पात्र होता है। गंदे शब्दों में अगर आप उससे बात करें तो कोई गलती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसको यही बोलो कि और तो तेरे से कुछ ढंग के काम तो हो नहीं रहे, एटलीस्ट गलती करने में तो मत कूद कि इधर उधर मुंह मार रहा तेरे से, मैं तो संभल ले रही। और चाहिए बात करने के लिए, मुझसे कर जितनी बात करनी है, बैठ रही हूँ मैं। मुझसे लड़ा जितना इश्क लड़ाना है, मेरी कर तारीफ, मुझे कर प्यार जितना करना, मैं बैठी हूँ। मतलब एक औरत संभल नहीं रही, इधर उधर मुंह मारने को और चाहिए। पता नहीं
क्या दिमाग के आदमी रहते हैं। मतलब एक तो ये हो कि भाई हम बहुत खुश हैं। नेक्स्ट, मैं भी टीचर हूँ, मेरा सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन होगा, लेकिन दी मेरा स्कूल बहुत दूर है, 70 किलोमीटर। सिलेक्शन लिखना चाह रही हैं, सिलेक्शन हुआ है। बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूं। मुझे अपना घर छोड़कर कोई अच्छा नहीं लगता, मेरा टाइम टेबल सही नहीं हो पाता। आपकी वीडियो देखकर कुछ दिन सही चलता है, लेकिन मेरी एनर्जी पूरी लो हो जाती है। स्कूल से आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता। बनते बनते बनेगा स्टेमिना, और वीडियो देखते रहो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मुझे बहुत साल लग गए, लेकिन आपके पास मैं हूँ तो देखते रहो। और वीडियो वहाँ जब आओगे, आते टाइम देख लो, बस में देख लो, जैसे भी आती हूँ, या फिर आने से पहले अगर मौका लगे कहीं पर भी। मतलब अगर बस से आते हो तो बस बेस्ट टाइम है। तो जब घर आओगे ना, तो अपने आप जोश से भरे हुए रहोगे, क्योंकि ये चीज़ आएगी, लेकिन कई साल फिर बीत जाएंगे। रोते पिटते नौकरी करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आओ तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आओ। आधे रास्ते वहाँ का क्या करके आ गए, सॉर्ट हो गई चीज़ें, उसके बाद आधे रास्ते सोचना शुरू करो अभी घर जाके हमें क्या क्या करना है। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं मेंटेन करोगे तो बस नौकरी के ही मतलब के रह जाओगे। उठो, जगो, नौकरी करो, फिर सो जाओ, कुछ नहीं कर पाने के। तो अगर ये एनर्जी लो और आपका मेंटल जो मोटिवेशन है वो डाउन रहा, उसको बढ़ाओ। नहीं रहना वहाँ पे मत रहो, कोई बात नहीं, करो अप डाउन, बहुत लोग करती हैं और जीते हैं। उसके बाद की ज़िंदगी को ना जियो, कोशिश करो, लगी रहो, जितना हो सके उतना करो, बाकी छोड़ दो, प्रेशर मत लो, लेकिन करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो। अब ये कमेंट है, प्लीज़ दी कुछ बताएं, बहुत दिन से आपसे पूछना चाहती हूँ, इंस्टा पे भी मैसेज। भैया मैं बताया था पिछली बार, इतना टाइम नहीं हो पाता, मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ। मेरा तो मन करता है कि लाख भी आए ना क्वेश्चन, मैं लाख लोगों से बात करके, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होती है। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं पढ़ पाती, जो उनके रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं ना, वो हिडन रिक्वेस्ट में चली जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉलो तो किया हुआ नहीं है सबको, है ना। तो जो लोगों को फॉलो कर लेते हैं उनकी तो फिर भी दिख जाती हैं जल्दी, लेकिन बाकी हिडन में पड़ी रहती हैं, वो निकल जाते हैं महीनों में महीने। अगर कभी कोई पर्टिकुलर ही मुझे पता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट की रील वाला है ना, उस पर मैंने मान लो लिंक टाइप किया और मेरे पास कमेंट आए उनके लिंक में, तो उनके भी हिडन में जाते हैं। कभी मैंने अगर वो खोल के देखा तब दिखाई देती हैं कि वो इतनी सारी हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ पाती इंस्टाग्राम के मैसेज। आप सोच के देखो, नहीं होता इतना टाइम। तो ये एक प्लेस है, एक एक कमेंट पढ़ रही हूँ, आपको जो लिखना हो वो यहाँ लिखो, शॉर्ट से शॉर्ट करके जो कर सकती हो उसे तो लिखोगे, तो फिर मैं यहाँ तो पढ़ के जवाब दे ही दूँगी। वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इंस्टाग्राम पे या FB पे पढ़ पाऊँ, ठीक। नेक्स्ट, मैम मेरी ये दिक्कत है, मेरे पति 8 सालों से बार बार सिटी, अपनी जॉब, बिजनेस और रूम सब बार बार चेंज करते हैं, जिनकी वजह से कई बार तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो मुझे मैके बहाने से भेज देते हैं। अब मेरी जुड़वा बेटियां 8 साल की हो गई हैं, ना ही मैं मूव ऑन करके सिंगल मैके में जाकर रह पाती हूँ और ना अपने मन से यहाँ जब तक चाहूँ रह पाती। क्या करना चाहिए ताकि बच्चों पर गलत असर भी ना पड़े, और कुछ कहो तो वो टॉक्सिक हैं, गाली देना या हाथ तक उठा देना, सो मैं चुप रहने लगी। अब आपको उनके साथ ही रहना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, मायके बहाने से भेज देते हैं मायके में। तो जब वो बहाने से भेज रहे हैं तो आप अपना प्री एज्यूम्ड मत करो कि मैं कैसे कहूँ, फ़ोन करके कहते रहो जी कब ले जाओगे, मैं यहाँ कब तक रहूँगी, है ना। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर बाद में भी कंटिन्यू करें तो कह दो कि मैं कम में काम चला लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, रहूँगी आपके साथ ही। गाली वाली देते हैं तो अपनी टोन माइल्ड रखो, उस स्थिति तक बात पहुँचे ही ना। लेकिन अगर पहुँच ही गई, किसी की आदत ही है बात बात में ही बकने की, तो क्या ही कर सकते हो, बात तो अपनी करनी ही पड़ेगी ना। गाली दे रहा है, इसके चक्कर में हम चुप थोड़ी रहेंगे कि कहने की बात भी नहीं कहेंगे, तो कहना तो पड़ेगा ही। बाकी ये है कि जब तक वो अपने मुंह से ये ना बोलें कि नहीं तो अब तू यहीं रहेगी या मैं तुझे अपने साथ रखना नहीं चाह रहा, तब तक प्री एज्यूम्ड मत करो, ना ऐसी कंडीशन बनाओ कि उनका मुंह पड़े कहने का। जब आपको अलग नहीं होना तो साथ ही रहना। ज़्यादा हो तो यही है कि मैं कम में काम चला लूँगी, लेकिन रहूँगी आपके साथ ही।
जॉइंट फैमिली है, 2 बच्चे भी हैं, फिर मेरा स्कूल, बच्चों का स्कूल, घर के काम, पूरा थक जाती हूँ। ये उन्हीं का है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ और लिखी होगी। थकान का देखो कोई सिर पैर नहीं होता। मेंटल है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं। अपना काम स्विच करते रहो, अपनी लाइफ से प्यार करो तो होता रहेगा। फिज़िकल है तो दवाई लो, अपनी डाइट पे ध्यान दो कि क्या खा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि इतना खा ले रहे हो कि उसके पचाने में ही सारी प्राण शक्ति जा रही है, या इतना कम खा रहे हो कि जितनी कैलोरी काम करने के लिए चाहिए उतनी भी नहीं है। फुटवियर कैसी हैं, कपड़े कैसे पहन के जा रहे हो, पानी साथ में रख रहे हो नहीं रख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जॉब से आने के बाद भी आप फ्रेश रह सकते हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इरिटेट कर रही है, तो उन चीज़ों को आप स्विच करते जाओ। थोड़ा सा मेंटल, थोड़ा सा फिज़िकल, कुछ स्टेप आप लेते रहोगे अपने आप को फ्रेश रखने के। तो बस ये मान के चलो कि हम 6 घंटे के लिए बाहर थे, अब यहाँ आ गए। एक हम दिमाग में थक जाते हैं कि हम काम करके आए हैं। काम हम घर पे नहीं करते क्या? मुझे तो सिंपल मोटिवेशन इससे ही मिलता है, हम घर पे नहीं काम करते। सुबह जिस टाइम से आँख हमारी खुलती है तब से लेके लगातार रात तक काम करते रहते हैं। कभी बिल्कुल ही नहीं चला गया, थक गए, बिस्तर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिलता ही नहीं, है ना। मैं मतलब जिस दिन घर पे रहती हूँ उस दिन ज़्यादा थक जाती हूँ अगर बताऊँ तो। ऑफिस में फिर भी आप गए, 6 घंटे आपने दिमाग का काम कर लिया, फिर घर आए 6 घंटे आपने घर का खड़े बैठे उठे बैठे इधर उधर का काम कर लिया। घर में आप सुबह से लगातार इधर उधर वाले ही काम कर रही होती हूँ ना, थक जाती हूँ, ज़्यादा थकती हूँ मतलब उस दिन रात तक। तो आप सिर्फ काम करके आ रहे हो, ये सोच के चलो कि भाई हमने काम करके आ रहे हैं, काम हम घर पे भी करते हैं वहाँ पे भी करके आ रहे हैं। जब ये सोचोगे तो नहीं लगेगी थकान। लेकिन ये तो मैं जॉब से आ रही हूँ, मैं कमा के आ रही हूँ, मैं थक के आ रही हूँ, मेरे को अब आराम की ज़रूरत है, जैसे आदमी लोग करते हैं, ये सोच हम पे भारी हो जाती है और फिर हम ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। अगर ये सोच हटा दोगे कि मैं घर पे इससे ज़्यादा काम करती हूँ, वहाँ तो मुझे फिर भी कुर्सी मिल गई थी बैठने के लिए, तो थकान कम हो जाएगी आपकी। सुनीता जी, मैंने पहले भी प्रश्न किया, सोल्यूशन भी मिला। शादी के कई दुखों के बाद अच्छी लाइफ मिली है, अब जॉब लगी है, जॉइंट फैमिली से परेशान हूँ, 2 बेटी के साथ अलग से सुकून से रहना चाहती हूँ, लेकिन पति नहीं समझते। प्रॉपर्टी भी है लेकिन शायद उनको कैसे मनाऊँ। पति पर अपने पापा भी नहीं, बड़ा भाई भी नहीं, अभी साल भर पहले चले गए और छोटा भाई नौकरी करता है। बचपन से ही घर की जिम्मेदारी के कारण अपना ख़राब करियर कर दिया, लेकिन उनका सब काम करने के बाद बच्चों की शादी जॉइंट फैमिली से कर दी। जॉइंट का मकान भी उनको ही दे दिया है, नया ही है, लेकिन एहसान नहीं मानते। पति सब तरफ से परेशान हो रहे हैं, कहते हैं अपना मकान बनाकर चैन से रहेंगे बेटियों के साथ। परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? कहती रहो आप अपनी जगह ठीक हो, कन्विंस करती रहो उनको येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से कि भाई जिस भी भाषा में उनको समझ में आए, कहते रहो। ऑप्शन यही सही है जो आप कर रहे हो, सोच रही हो, मतलब कि अब अलग घर बना के अपना सुकून से रह लें, कि निभा ली आपने अपनी ज़िम्मेदारी जितनी थी। अब अपनी बेटियों के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारी है, थोड़ा सा सॉर्टेड लाइफ, एक सिक्योर फ्यूचर, अब उसकी तरफ प्लान करते हैं। यूट्यूब चैनल से इनकम कब तक आनी शुरू हो सकती है? क्राइटेरिया है 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाते हैं तो मोनेटाइज हो जाता है चैनल। उसके बाद आपके व्यूज़ ड्यूरेशन क्या है, उस पर ऐड कितने चल रहे हैं, इन सब के आधार पे फिर पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जब $100 आपके हो जाएंगे, मिनिमम थ्रेशोल्ड है, तो आपकी फिर यूट्यूब पेमेंट भेजता है। अगर किसी महीने आपके $99 हुए हैं तो कोई पेमेंट नहीं आएगी। 100 कम से कम होने चाहिए, उसके ऊपर या 100 हो तो आपकी महीने में एक बार पेमेंट आ जाती है। हाय दी, मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मेरी शादी हो चुकी, मेरा 6 साल का लड़का है, मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं हर जिम्मेदारी संभालती हूँ, बट जब भी बीमार होती हूँ कोई नहीं पूछता क्या हुआ, यहाँ तक मेरे पति को भी नहीं। बट यही बात जब ससुराल वाले बोलते हैं तो ताना देते हैं, गाली देते हैं। जब बोलती हूँ आप रहकर देखो कुछ दिन तो बोलते हैं मेरे पास फालतू समय नहीं। जब कहती हूँ ठीक है, जब कुछ नहीं करती तो साथ लेके चलो, मैं इतनी पढ़ी हूँ, अपना खर्च उठा सकती हूँ, तो छोड़ने की धमकी देते हैं, उसमें भी राज़ी हूँ कि अब नहीं सुना जाएगी ये गलत बात, चाहे जो हो। तो 15 दिन से बात बंद है, मैं क्या करूँ दी, प्लीज़ रिप्लाई।
आपने अपनी जगह बिल्कुल ठीक डिसीजन ले लिया, उनको बता दिया, क्योंकि अब आपकी लाइफ जो चल रही है वो आपके हिसाब से नहीं चल रही। अब उसको चेंज करने के लिए जो रास्ता है वो आप पकड़ चुकी हो, यहीं से होके ही निकलना पड़ेगा। जब भी आप किसी को सुख दे रहे हो, भले वो माने ना माने, फील कर रहा है, फिर आप अपनी उस पोस्ट से हटते हो तो जोर पड़ता है। और पहला हथियार यही होता है कि मुंह बनाना, गुस्सा दिखाना, चिल्लम पुकार करना, ताकि बंदी टूट जाए और बैकफुट पे आ जाए। लेकिन जब आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं है तो उसको चेंज करने के लिए रास्ता यही है, बस मुंह बन रहा है बनने दो, लेकिन अपनी बात जो आपने कह दी पोलाइटली उस पर बने रहो, बोलें बोल लो। और अपनी तरफ से तो मैं तो कहती हूँ बोलना बंद भी मत करो। खाना पानी क्या बना है, कपड़े लत्ते उनके, वो सब करते रहो, नॉर्मल रहो। जैसे वो कहते हैं ना, असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाते थे कि हम काम सारा करेंगे शांति से अपना, लेकिन आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो अपनी बात को शांतिपूर्वक रखना वो वाली चीज़ होती है ना। तो आप उनकी जिम्मेदारी जितनी है वो सब अपना करते रहो, अपने पति से रिलेटेड जो काम है, लेकिन इस बात पे अड़े रहो कि भाई रहूँगी तो मैं या नहीं, लेके चलो। तब ये चीज़ें काम कर जाती हैं। अगर वो नहीं बोल रहे फिर आप भी नहीं बोल रही, बोलती लगातार रहो, जवाब दें ना दें। उसमें ईगो मत लाना अपने नाक पे कि ये तो बोल नहीं रहे या मैंने बोला इन्होंने जवाब नहीं दिया, उस चक्कर में मत पड़ो। लगातार बात करती रहो, नॉर्मल, गलवैयाँ वाली नहीं, नॉर्मल बातें। खाना खा लिया, पानी दे दिया, कपड़े कौन से पहनोगे, ये कपड़े गंदे हैं साफ़ हैं, है ना। या अगर सब्ज़ी या कुछ और लाते हैं, जो भी उनका मतलब डेली के जो पति पत्नी कहना चाहिए, वो दो पहिए होते हैं ना जो खींचते हैं, तो दोनों पहियों को एक रॉड जोड़ती है, वो रॉड वही तो होती है कि ये आज ख़त्म हो गया वो लाना, वो वाली बातें वो करते रहो, उन्हें मत बंद करना। बाकी नॉर्मल बात मत करो, नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रही। ये चीज़ काम कर जाती है, बहुत जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन प्रेशर में आकर अगर पीछे हट गई तो फिर पीछे हट जाती हैं, वो बात फिर वहीं से शुरू हो जाएगी। जितने दिन मतलब अब चले हैं ना वो सब बेकार, वापस फिर वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से हुआ था। लेकिन अपनी बात पे रहोगे शांतिपूर्ण तरीके से तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और 90% आपके पक्ष में ही निकलेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, थैंकफुल टू यू फॉर योर गाइडेंस रिप्लाईज, रियली कभी आप मिले तो आई जस्ट फील कि आके दोनों हाथ पकड़ लूँ। एनीवेज लाइफ गेटिंग बेटर ईच डे। वन क्वेश्चन, MIL कहीं जाने का टाइम बता को। घुमा फिरा के सीधा नहीं बोलती कि जेठानी ने साथ जाना है, उनके बच्चे घर पर होंगे, या फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे तो अकेले जाएंगे। शी बिकम्स लाइक देखते हैं, पता नहीं वो तो नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड के लिए बोलते हैं देखो कौन जाए, एक तो जाएगा ही, FIL से तो गाड़ी नहीं चलती। उस सिचुएशन में मेरे पास कोई सैवेज या कड़े शब्द वाला सटीक आंसर नहीं होता, ये हर 15-20 दिन में हो जाता है। ननंद के घर जाना हो, मामा मौसी कजिन्स के यहाँ जाना हो, मी बीइंग हर लास्ट चॉइस, देन ऑल्सो आई हैव नो ऑप्शन ऑफ सेइंग नो। सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे आ जाता है, प्लीज़ रिप्लाई। मतलब इसमें ना एक कन्फ्यूजन है मुझे कि आपका प्रॉब्लम क्या है कि वो डायरेक्ट बात नहीं कर रही, या फिर आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको जाने के लिए पहली चॉइस में नहीं रख रही। जो मुझे एंड में समझ में आया वो ये आया कि आपको सबसे एंड में पूछा जा रहा है, ये दिक्कत है। बाकी सारे क्वेश्चन में समझ में आया वो ये है कि वो घुमा फिरा कहती हैं, सीधे नहीं। तो दोनों ही कंडीशन के सुन लो, आपको अच्छे से पता होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर तो बात ये है कि वो घुमा फिरा के कहती हैं, मान लो थी इनसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, कोई तो जाएगा ही, तो बोल दो अच्छा इसके पापा जाएंगे, अपने पति के लिए बोल दो, मतलब अच्छा मतलब इसके पापा जाएंगे, सिंपल। इससे सैवेज और क्या दोगे। बाकी अगर आपको मन है जाने का और वो आपको पूछ नहीं रही, तो इनिशिएटिव ले लो खुद कि मैं भी जाऊं, मुझे भी जाना है। फिर देखो क्या कहती हैं, सीधे मना करेंगी नहीं तू नहीं जाएगी, या एक जना जाएगा तो अरे मैं भी तो एक हूँ, पिछली बार दीदी गई थी अब की बार मैं जाऊँगी, सीधे कह दो अगर इतना मन है। दीदी मेरी नंद का घर, उसके देवर की शादी 30 को है, उसके देवर ने व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा, लेकिन अभी एंड उसके हस्बैंड ने कॉल नहीं किया, और नंद मेरे से ठीक से बात भी नहीं करती। अगर और कॉल ना आए खुद निमंत्रण के लिए तो मत जाऊं क्या? नंद ही नहीं बुलाएगी तो क्या मतलब जाने का? आप बताएं। हस्बैंड बस को भेजूंगी, मेरे को कॉल नहीं करेगी तो ठीक है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट,
क्या है जी ये? हेलो मैम, दीदी गुड मॉर्निंग। वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है पर मैं छोटी करके बता रही हूँ। वेरी गुड, मैं पढ़ पाऊँगी फिर। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड ने नंद की शादी 4 लाख रुपए दिए। मेरा छोटा देवर और ससुर 3 प्लाट हैं, वो मेरे नेम हैं। ये शॉप चलाते हैं। मेरे बेटा 18 दिन आईसीयू में रखा रहा, घर का एक भी लोग नहीं गया। मेरे देवर की शादी है, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, ना ही मेरे हस्बैंड जाना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं दीदी। और मेरे हस्बैंड जब ओमान करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, बताएं प्लीज़। जॉब है उनकी ओमान में। अच्छा, नहीं मन है जब दोनों मियाँ बीवी का तो मत जाओ ना, फिर इसमें इतना सोचने की क्या बात है। सोचना तब पड़ता है, हस्बैंड कहे चल, बीवी कहे नहीं जाऊँ, या बीवी कहे चलो, हस्बैंड कहे नहीं जाऊँ। सोचने की बात तब है जब दोनों ने सोचा कि नहीं है मन जाने का, तो नहीं है, छोड़। हेलो दी, आपकी कुछ बातें इतनी अच्छी होती हैं कि दिल करता है शॉर्ट्स हो तो इन्हें अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लिया जाए। ट्राई करके देखना क्लिप वाला ऑप्शन अगर हो जाए तो, क्योंकि इस चैनल के शॉर्ट बनाना, मैं बताऊँ सही में, अभी मतलब मेटा से भी मैंने अपना टाइम टेबल एक बार ट्राई किया था ना बनानी, ऑलरेडी 24 घंटे के 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का मैंने यूज़ किया हुआ है। किसी भी और नई चीज़ के लिए मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इसके शॉर्ट मुझे भी समझ में आता है, अगर इस चैनल पे जो बातें होती हैं अगर वो शॉर्ट्स में जाए ना तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा ये चैनल, उठ भी जाएगा, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है। और लंबी वीडियो बहुत कम लोग पेशेंस के साथ देख पाते हैं, छोटे छोटे वो शॉर्ट सब देख भी लेते हैं, रीच भी बढ़ेगी, मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। और कोई आउटर बंदा इसको कर नहीं सकता, करना मुझे ही पड़ेगा। मुझे ही पता है ना कौन सी बात अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। अब ये चीज़ मेरे हस्बैंड नहीं छांट सकते औरतों वाली बातें, तो वो चीज़ है। और अब तो उन पे भी समय नहीं है, सही बताऊँ तो। पिछले कुछ महीनों में उनके पास थोड़ा टाइम था तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट कर लिया, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है। अब तो मतलब इसकी भी मुझे एडिटिंग कई बार खुद ही करनी पड़ जाती है, तो अब नहीं है टाइम। वही चक्कर है मेरे साथ में कि टाइम नहीं है इसके शॉर्ट इसलिए नहीं बन पाते। तो आप ये कर सकते हो, उसमें जो क्लिप वाला ऑप्शन है, मैंने पिछली बार जब बताया था ना, उसको ट्राई करके देखना कि क्लिप करने के बाद उसमें शेयर का ऑप्शन आता है। तो अगर शेयर वो व्हाट्सएप पे भी हो रहा है नहीं हो रहा, अगर होए तो मुझे बताना भी, क्योंकि अगेन मैंने फिर भी ये ट्राई करके देखा भी नहीं कि ये हो भी रहा है या नहीं, लेकिन क्लिप हो रहा है। उसमें शेयर का ऑप्शन भी आ रहा था, ये भी मुझे याद है, क्योंकि मैं भी जस्ट ट्राई कर रही थी कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। तो वो व्हाट्सएप पे भी जा सकता होगा, तो वो कर दो। उसमें क्या हो रहा है कि जो हिस्सा आपने क्लिप करा वीडियो का, उस हिस्से से वो प्ले हो जाएगा, है ना। फिर शायद वो वीडियो फिर पूरी चलती चली जाती है, बंदे का मन हो तो देखे, नहीं मन हो तो नहीं देखे, वो वाली चीज़ है। तो वो कर सकते हो, आपका अगर कोई फेवरेट पार्ट है तो आप उसको क्लिप कर सकते हो। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। अरे हाँ क्योंकि शादी की बात है, सामने वाले को हाँ या ना बताना है। अरे यार, ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर, कुछ हो गया तो मुझे ही कहोगे कि इन्होंने कहा था। चलो पढ़ते हैं क्या मुद्दा है। मेरा बेटा BHMS डॉक्टर है, लड़की 12th किया है। अरे डॉक्टर की 12th लड़की से करा रहे हो? सब ठीक है, पर लड़की की माँ अभी से बिना वजह मुझे और मेरी सासू माँ को ताना दे रही है। हमने तो उनको कुछ कहा भी नहीं, लड़की के सामने ऐसा अभी से बोलती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मेरी कमियां निकालती है बिना वजह। मैं BEd हूँ, वो गांव की है, फिर भी ताने मारने लगी। अभी तो रिश्ता भी फिक्स नहीं, तो ये हाल है। बस लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे को पसंद आ गए। मैं सोचती हूँ कि फालतू बातों की वजह से दोनों बच्चों को क्यों दूर करें, लेकिन लड़की माँ की वजह से आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। देखो, मतलब आपके लड़के को पढ़ाई में कोई मैच नहीं है उस लड़की का, तो वो पसंद आ गई, या तो वो लड़की सुंदर बहुत होगी, या फिर लड़के की पसंद पे इतनी जल्दी टूटने का कि आपका बिल्कुल, भाई दिमाग से सोचो, कोई भी सुनेगा मना ही करेगा कि अगर शुरुआत में ये हाल है, मैं किसी से नहीं डरती, आपको ताने दे रही है, आपकी सास को भी दे रही है, तो ऑब्वियसली दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आएंगी। लेकिन आप कह रहे हो कि बच्चे को पसंद आ गई। ऐसी दिक्कत तब आए जब आपका लड़का 85 और लड़की रिजेक्ट कर चुका हो, तब आदमी इस कंडीशन में होता है कि चलो भगवान, इसे तो पसंद आई, देख लेंगे हम जो होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप अपने लड़के से बात कर सकती हो ना
कि बेटा सिर्फ रूप ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई भी देख, बर्ताव भी देख। जो शादी से पहले इतनी तड़ी दिखा रही है वो शादी के बाद क्या करेगी। अब आप कहोगे मैं यहाँ अपने लिए स्टैंड लेना बता रही हूँ, यहाँ पे कह रही हूँ कि तड़ी वाली लड़की मत लो। एक्सप्लेन कर दूँ, अपने लिए स्टैंड लेना जब आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी योग्यताओं को, आपके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में डाला जा रहा है, आप अपने आप को खो बैठी हो, उससे बचने के लिए मैं हमेशा हर महिला को मोटिवेट करती रहती हूँ कि भाई अपने आप को मत खो, अपने गुणों को ख़त्म मत होने दो किसी और की नेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो बहू बन के आने वाली है वो और उसकी माँ, इन्हें और इनकी सास को, इनकी सास अभी तक इनके साथ हैं, बेटे की शादी कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इनका परिवार एक ठीक उस पर चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और वो आके ना अभी शादी से पहले ही ताने दे रही हैं कुछ, ये गलत बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहू ही प्रताड़ित हो रही हो, उम्र से लेना देना नहीं है। तो अगर एक भली औरत को कोई सामने से आके बिना मतलब लड़की और उसकी माँ आके उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो फिर मेरी सिंपत्ति तो फिर इनके साथ रहेगी ना। तब मैं ये इन्हें बोलूँगी कि भाई अपने खुद को बचाओ। जो शादी से पहले इतना बोल रहा है गलत तरीके से, वो शादी के बाद तो वो ये कितना भी सही कर लेंगी, मतलब अभी तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, वो तभी सुना रही है। तो जब ये सास बन जाएंगी अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लेंगी, वो तो इनमें नुस्खे निकालेंगी, है ना। तो वो चीज़ है कि भाई बहू हो या सास हो, जो भी गलत कर रहा है आपके साथ निगेटिव वो क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने मेंटल पीस की रक्षा के लिए उससे किनारा करो। तो अपने बेटे से बात करो कि बेटा बाकी चीज़ें भी देख ले, लड़कियां और मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यही एक लड़की है दुनिया में। हो सकता है आपका बेटा आपकी और दादी की चीज़ें देखे कि भैया इनको ऐसे कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिश्ते तो सभी के मिल ही जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं एक देखा एक से शादी कर ली, नहीं करी तो दूसरा मिलेगा ही नहीं। लड़की हो चाहे लड़का हो, ढूंढो तो मिलते ही रहते हैं रिश्ते। तो जब आप शादी करने बैठते हो, निकलते हो कि भाई रिश्ता ढूंढना है, तो एक बार अपने बेटे से बात कर लो। इतनी जल्दी घुटने टेको मत कि बच्चों को पसंद आ गई, वरना कल के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मेरा दीदी आपसे कि मेरे हस्बैंड की बहन बनी हुई है, उनकी मामी की बहन। अब उनके और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई, और उन्होंने मेरे पति को बताया, और इन्होंने आने के बाद मुझे बताया, बोला कि ये उनसे बात कर ले। उनके हस्बैंड से बात कर ली, तो जो बातें हैं उन्होंने मुझे बताई। वैसे मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने उनके साथ बातें की, लेकिन आप उनको उनकी फिर से बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। दीदी ने तो आप बताना मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, मुझे उनसे रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अरे अगर एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो रिश्ता ख़त्म कर दोगी क्या? हो सकता है बिजी हो, दोबारा कर लो, दोबारा ना उठाए थोड़ा गैप दे दो भैया। टूटते टूटते रिश्ता फिर बना है, हो सकता है दोनों रोमांस में डूबे हुए हों, भूल ही गए हों कि किसकी वजह से जुड़ा है। तो रिश्ता ख़त्म करने की इतनी जल्दी मत मचाओ, अपनी लाइफ में मस्त रहो। दोबारा आएंगे अच्छी या बुरी किसी भी वजह से, तब बात कर लेना कि भैया उस टाइम तो तुम ऐसे मगन हुए, जब लड़ाई हो रही थी तो हम याद आए, जब तुम्हारा एक हो गया तो हमें भूल ही गए। इस तरीके से कह देना, इतनी बड़ी बात नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट सॉर्ट हो गई चीज़ें, खुश हैं। मत करो फ़ोन अब दोबारा। अगर ये कहें अरे तुमने तो फ़ोन नहीं करा, तब आपके पास जवाब है कि तुमने उठाया कब। अपनी लाइफ में मस्त रहो, फालतू का उधर सोचने की कोई बात ही नहीं है। अपने बनाओ, खाओ, मस्त रहो, जब वो आए तब की तब देखना दोबारा दूसरा इस कहानी में अगला चैप्टर क्या है। आपका जो काम था आपने कर दिया, उनके प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, बढ़िया। नेक्स्ट दी मेरे क्वेश्चन का वीडियो के थ्रू ज़रूर जवाब देना। पहले मेरे ससुराल वाले ने मुझे कुछ समझा ही नहीं, उनसे तो कोई आस भी नहीं है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड, मुझे जब ज़रूरत थी प्रेगनेंसी में, जब ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने मेरे लिए छुट्टी नहीं ली ऑफिस से, लेकिन अब रिश्तेदार में कोई मर गया तो वहाँ जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। पहले भी ऐसे किया है जब ऐसा एहसास है कि दी मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं हस्बैंड की लाइफ में, उनके रिश्तेदार और घर वाले ही इम्पोर्टेंस है, तो क्या करें, तलाक लेकर अलग हो जाएं या क्या करें। मैं ऐसे नहीं रह सकती। पहले मेरे हस्बैंड करते थे मेरे लिए, पर अब उनके घर वाले जैसे जैसे सिखाते हैं वैसे उनको करना है, मतलब उनके सामने अच्छा बनाकर रखना है खुद को। उनको मैं क्या करूं,
मैं कमाती ही अपना, मेरा 5 मंथ की बच्ची है, क्या करूं। मेरे हस्बैंड अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब ये एहसास होता है कि अब मैं उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रख रही, उनके रिश्तेदारी उनके लिए पहले हैं, बाद में मैं, तो क्या करूं। देखो अब आप कहोगे कि दीदी मेरी साइड नहीं ले रही। शादी तोड़ना आज के टाइम पे मतलब पहले बहुत मुश्किल था, अभी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी परंपरा चली आ रही है, इंडिया में शादियां ज़्यादा चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज शादी कर डिवोर्स, तो वो एक खूबसूरत सी चीज़ है। थोड़े बहुत जब विपरीत मतलब नेचर के, विपरीत परिवार के लोग आते हैं, देखो तालमेल में आती है दिक्कत थोड़ी। अब शादियां लंबी उम्र में हो रही हैं, तो मैं सबसे पहला आपको ये बोलूँगी, आपकी कंडीशन पढ़ के, कि शादी से निकलने का विचार छोड़ दो। क्यों? आपको जो जो चीज़ें लग रही हैं कि जब प्रेगनेंसी में ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने आपके लिए छुट्टी नहीं ली, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि जब ऑपरेशन हुआ था, पूरी रात उस टाइम पे हम लोग बात भी नहीं कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, हम ही दोनों थे, ठीक है। तो मुझे ये था कि भाई जो झेलना है वो मुझे झेलना है। मैं अपने आप में अपनी हिम्मत बटोर रही हूँ, प्रभु को याद कर रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये यहाँ पर लेटे हुए हैं, या फिर अगर ये नहीं होते तो मेरे को कोई हिम्मत में फ़र्क पड़ जाता। मुझे जो घबराहट हो रही थी या जो मुझे हिम्मत मिल रही थी, वो सब मेरे अंदर ही चल रहा था, ठीक है। तो जो वहाँ की हेल्पर थी हॉस्पिटल की, वो खुद कह रही हैं कि हम आपस में ये बात कर रहे हैं बाहर बैठ के कि ये कैसे मियाँ बीवी हैं, ये तो आपस में बात ही नहीं करते, तुम्हारी कुछ लड़ाई वड़ाई है क्या। तो मुझे हंसी आ गई थी उस बात पे। मैंने कहा नहीं लड़ाई नहीं है तो बात ही क्या करूँ, जो झेलना है वो तो मुझे झेलना है। तो अब ऑपरेशन के टाइम पे एग्जैक्ट जब हम मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए ना, मैंने उनको खुद ही सुबह के टाइम कह दिया था कि मैंने कहा कुछ जब होगा तो हो ही जाएगा, आप देख लो एक बार जाके ऑफिस। मैंने खुद ही भेज दिया था और ये निकले, और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मुझे लेके जाने वाली बात शुरू हो गई थी। तो टेक्निकली मतलब उस टाइम पे ये नहीं थे, लेकिन इतना सा भी मुझे महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर होते भी तो क्या ही कर लेते। बात वो है, जो झेलना है आपको झेलना है, जो करना है वो डॉक्टर को करना है। तो सुनने में थोड़ी वियर्ड लग सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे इमोशनल सपोर्ट ये वो। क्या इमोशनल सपोर्ट, उस टाइम पे क्या ही कर लेगा, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, जो डॉक्टर को करेगा और भगवान संभालेगा, या झेलना आपको है। ये 3 लोग हैं उसमें जो जुड़े हुए हैं, चौथे जो बाहर खड़े हैं वो बेचारे परेशानी हो रहे होते, कुछ नहीं कर रहे। अगर उन्होंने उस टाइम पे छुट्टी नहीं ली, हो सकता है कि आपको लग रहा है इंपॉर्टेंस नहीं है या कुछ और है, हो सकती है वो चीज़ भी, मैं डिनाई नहीं कर रही। लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी ली और वो ले भी लेते, दोनों सिचुएशन में अगर क्लियरली सोचो, कोई फ़र्क पड़ना नहीं। जो आपने झेला वो आपको ही झेलना था। वो बाहर खड़े में बस ये आपको पता होता, कर कुछ नहीं लेते उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़, रिश्तेदार मर गया, उसके लिए 3 दिन की ले रहे हैं। रिश्तेदार मर गया, भैया रिश्तेदारी निभाने या तो आप जाओगी या वो जाएंगे, कोई तो जाएगा, ठीक है। आप ऑपरेशन थिएटर में थी, ये बाहर नहीं थे, आप सही सलामत सब कुछ निपट के आप आ गई बाहर। अब अगर रिश्तेदारी में कोई नहीं गया, टेक्निकली देखें तो जो मर गया उसे जीवा तो हम देंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे काउंट होती है गिनती कि भैया कौन आया कौन नहीं आया। एक सामाजिक दायरा, पति पत्नी का एक इंटरनल बॉन्ड होता है, आप वहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे। हो सकता है उस टाइम पे वो छुट्टी नहीं ले पाए, लेकिन हर इंसान कोशिश करता है, लेता है। अगर नहीं हो पाया तो मान के चलो कि भाई कोई प्रॉब्लम रही होगी जेन्युइन, ठीक है। नहीं भी है, अपने मन को समझाने के लिए मान लो कि नहीं ले पाए होंगे उस टाइम। रिश्तेदार के लिए क्यों ले रहे हैं वो भी आपको बता दिया, रिश्तेदारी निभानी है, शक्ल दिखानी होती है, जाना होता है। 3 दिन की क्यों ले रहे हैं, हो सकता है दूर हो या काम निपटाना हो, 3 दिन उनका कुछ हो इस तरीके का। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करना सीखो, अगर आपको अपना शादी का बॉन्ड मजबूत बनाना है। और जब आपकी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, बिना कहे जब आप इतनी बात उनकी समझोगे, तो देखना कि वो आपकी तरफ भी उनका प्यार बढ़ेगा। आप ये मान के चलो ना कि जो इंसान अपनी जीवन संगिनी को बुरा बर्ताव करने के बाद भी, या उनसे बॉन्ड ख़राब हो जाएगा उसके बाद भी, अपने माता पिता भाई बहन को नहीं छोड़ रहे, यानी कि उसको रिश्ते निभाने आते हैं। तो हमें सिर्फ ये करना होता है कि जो लेवल उनके साथ उनकी बॉन्डिंग वहाँ पर है
उस लेवल तक हमारी भी हो जाए, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा काम। वो लोग उनके साथ बचपन से हैं, हम आए हैं शादी के बाद से, तो हमारे पास कहना चाहिए कम टाइम में सिलेबस ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बन जाए बॉन्डिंग तो बन जाए, नहीं तो हमें अपनी तरफ से करनी पड़ती है मेहनत ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो इसको, मेरी बात को पॉजिटिव नोट पे लेना। दरअसल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अपने मन में ये समझाना जो हो गया ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक वो खुद ना ये कह दें, सिर्फ एक्शंस पे मत जाओ। जब हम नेगेटिव उसमें चले जाते हैं ना जोन में, हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं, ये होता है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच अपनी तरफ से रखो, दोबारा से नए सिरे से, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। और मुझे पूरी उम्मीद है, पता नहीं क्यों, आपका कमेंट पढ़ के, कि आप एक लविंग कपल के रूप में कुछ सालों में इस्टेब्लिश हो जाओगे। बढ़िया। अब ये एपिसोड था 84, इसके 132 प्रश्न। कुछ मेरी तारीफ़ें थी जो मैंने छोड़ दिए हैं ताकि थोड़ा छोटा बने, लेकिन पढ़ती सब हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और बाकी कमेंट्स थे, एक छोड़ा है सिर्फ ऐसे 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 वाला, बाकी ज़्यादा नहीं थे इसमें जो छोड़े जाएं, सारे पढ़ दिए हैं। आई होप जिनके जवाब दिए हैं उनको एक मिलेगी दिशा, और वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएंगी। अगर अच्छा लगा हो एपिसोड तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो कोई और ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो उसको शेयर करने में देर मत करना। जब भी जिसका ध्यान आए उसको शेयर कर देना। व्हाट्सएप पे शेयर करने का मैंने बता दिया, क्लिप का ऑप्शन आता है वो देख लेना, अगर हो सके व्हाट्सएप पे तो वो शेयर हो सकता है। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब मिलूँगी आपसे 83, 84, 85 एपिसोड 85 के जवाब देकर, कि कोई आपको अहमियत ना है दे तो दुखी ना हो, वो वाले के। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।